नमस्कार। साहित्य की दुनिया में व्यंग्य लेखन जैसी विधा बेशक लगातार कम हो रही हो या लोगों के भीतर व्यंग्य को समझने और उसमें छिपे संदेश को पढ़ने का पहले जैसा माहौल न रहा हो, और आज की तारीख में तमाम व्यंग्य लेखक अपना आदर्श भले ही हरिशंकर परसाई या शरद जोशी को माने, लेकिन उनमें वह धार नहीं दिखती, वह भाषा नजर नहीं आती। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आज राजनीतिक व्यंग्य लिखने वाले लगातार कम हो रहे हैं और मौजूदा सत्ता से डरे सहमे नजर आते हैं, तो क्यों? अभिव्यक्ति के इस अंक में हम चर्चा करेंगे इन्हीं पहलुओं पर और याद करेंगे उस शरद जोशी को जिनके लेखन ने 70 और 80 के दशक में साहित्य जगत में हलचल मचा दी थी। साथ ही हम छायावाद युग के सौंदर्य और प्रकृति के उस कवि सुमित्रा नंदन पंत को भी याद करेंगे, जिन्हें लेकर कहा जाता है कि उनकी कविताओं में मानवता का नया रूप मिलता था। तो चलते हैं अभिव्यक्ति के इस सफर पर और शुरुआत करते हैं साहित्य में व्यंग्य विधा की मौजूदा स्थिति और आज के संदर्भ में शरद जोशी की अहमियत की। एक जमाना था जब हिंदी साहित्य में व्यंग्य की एक धार होती थी। सत्ता पर या नेताओं पर, पार्टियों आदि पर सीधा व्यंग्य करने में डर नहीं लगता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से हिंदी व्यंग्य एक चुनौतीपूर्ण और संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने से व्यंग्य की पहुंच जनता तक आसान हुई है, वहीं दूसरी तरफ तीखे राजनीतिक व्यंग्य लिखने वाले लेखक और कलाकार सरकारी, संस्थागत और सामाजिक दबाव के सामने बेबस दिखाई पड़ते हैं। हरिशंकर परसाई और शरद जोशी के दौर में व्यंग्य समाज, सरकार और सियासत पर कम शब्दों में ही गंभीर टिप्पणियां करते थे। आज ज्यादातर व्यंग्य तात्कालिक मुद्दों पर सतही चुटकुलेबाजी या मीम्स तक सिमट कर रह गए हैं। पाठकों और दर्शकों को इस दौर ने कुछ ऐसा बना दिया है कि उनमें पढ़ने और देर तक उस पर चिंतन करने का धैर्य खत्म हो गया है। उन्हें तात्कालिक मनोरंजन वाली चंद लाइनें ही पसंद आती हैं। मिमिक्री भी ज़्यादा उन्हें भाने लगा है, जिससे गंभीर और सुधारात्मक व्यंग्य की जगह हल्के फुल्के हास्य ने ले ली है। बेशक ऐसा इसलिए भी है कि उनके सामने वही परोसा जा रहा है और लिखने वाले अगर चंद लोग बचे भी हैं तो वो सत्ता और व्यवस्था से कई मोर्चों पर दबाव महसूस कर रहे हैं। मुख्य धारा के अखबार और टीवी चैनल अब सत्ता विरोधी या तीखे राजनीतिक व्यंग्य छापने या दिखाने से बचते हैं। विज्ञापनों के बंद होने का डर और सरकारी नाराज़गी के कारण मीडिया घरानों ने ऐसे तमाम कंटेंट पर खुद ब खुद पाबंदी लगा रखी है जो कहीं ना कहीं उनके हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चंद व्यंग्यकारों के कॉलम बिना बताए बंद कर दिए जाते हैं। डिजिटल मीडिया और कार्टूनिस्टों पर हाल के वर्षों में बढ़ी कानूनी कार्रवाइयां इसका सीधा उदाहरण है। कई स्वतंत्र लेखकों को यूट्यूब या स्वतंत्र पोर्टल्स का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि मुख्य धारा का मीडिया उनके तीखेपन को झेलने को तैयार नहीं है। व्यंग्य का फॉर्मेट और फॉर्म शरद जी और परसाई जी के वक्त से बहुत बदल गया है। वो वक्त था मैगजीन का, अखबारों का, और उस वक्त में लंबा लंबा हजार शब्द के व्यंग्य, बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़े व्यंग्य छपा करते थे। अब तो बहुत संक्षेप में 500 शब्द छोड़िए 150 शब्द भी अखबार रेयरली छापते हैं, तो व्यंग्य अब दरअसल छपता नहीं है। और थोड़ी कड़वी बात मुझे कहने दीजिए कि अखबार अब नई पीढ़ी का माध्यम नहीं है। अखबार सिर्फ 40 प्लस के ऊपर के नौजवान कहें, बुजुर्ग कहें, उनके ही पढ़ने का आइटम है। नई पीढ़ी पढ़ नहीं रही अखबार, वो देख रही है। वो फॉर्म में बदल गया, मीडिया बदल गया, लेकिन जो व्यंग्य का मूल स्वरूप है कि वो उसे इंसानी पाखंड, लालच, बदमाशियों को एक्सपोज करना है, वो तो 1000 साल से इंसानी बदमाशियां वैसी की वैसी हैं, बल्कि ज्यादा बढ़ गई है। फंडामेंटल फर्क शरद जी और परसाई जी के वक्त और अब में ये आ गया है कि तब राजनीति सत्ता के केंद्र में होती थी, आज बाजार है। बाजार अपनी जेब में राजनीति को लिए घूमता है, तो बाजार को समझे बगैर अब व्यंग्य नहीं हो रहा। पर समझने वाली बात ये भी है कि अब व्यंग्य अखबार पत्रिकाओं में भी नहीं हो रहा। व्यंग्यकार को प्रासंगिक बने रहना है तो उसे नए मीडियम सर्च करने पड़ेंगे, रेडियो, टेलीविजन, यूट्यूब। उसे कार्टूनिंग, एआई सीखना पड़ेगा।
क्योंकि नए लोग पढ़ नहीं रहे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं। तो प्रासंगिक बने रहना है तो व्यंग्यकार को बदलना पड़ेगा। आज दबाव केवल सरकार का नहीं बल्कि संगठित ट्रोल आर्मी और समाज की बढ़ती असहिष्णुता का भी है। किसी भी राजनेता या नीति पर व्यंग्य करने पर लेखक को व्यक्तिगत हमलों, गाली गलौज और राष्ट्र विरोधी या धर्म विरोधी होने के ठप्पों का सामना करना पड़ता है। बात बात पर एफआईआर, आईटी एक्ट की धाराएं और मानहानि के मुकदमे आज के दौर की हकीकत बन चुके हैं। व्यंग्य को अपमान की तरह देखा जाने लगा है। इस डर से लेखक विवादों से बचने के लिए राजनीतिक विषयों से किनारा कर रहे हैं। समकालीन दौर में व्यंग्यकारों का एक वर्ग ऐसा भी तैयार हो गया है जो सत्ता से लाभ, पद और पुरस्कार पाने के लिए केवल विपक्ष पर व्यंग्य करता है या सरकार की नीतियों का महिमा मंडन हास्य के लिबास में करता है। परसाई जी ने कहा था कि व्यंग्य का काम हमेशा सत्ता के विपक्ष में खड़े होना है, लेकिन आज कई लेखक सत्ता के चरण चंपन में लगे हैं। लेखक सीधे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी शक्तिशाली नेता पर प्रहार करने की बजाय व्यवस्था, चमचागिरी या महंगाई जैसे अमूर्त विषयों पर प्रतीकात्मक रूप से लिख रहे हैं ताकि वे सुरक्षित रह सकें। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो पौधा कबीर ने लगाया, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पल्लवित किया, जो परसाई तक आते आते पूरा वृक्ष बन गया, वो वृक्ष अब मुरझाने की कगार पर है। वो वृक्ष जो है अब लगातार पतन की गर्त की ओर जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी जड़ों में कोई खट्टा मट्ठा डाल रहा है। और लगातार व्यंग्य के पाठक जो कम हो रहे हैं, इसमें कतई शुभे की बात नहीं कि व्यंग्य के पाठक कम हो रहे हैं। इसके अगर कारणों की अगर हम लोग समीक्षा करते हैं तो हम लोग कुछ चीज़ देखते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब जब व्यंग्यकार ने आम पाठक की परेशानियों को, उससे जुड़ी हुई विसंगतियों को अपने व्यंग्य का विषय बनाया, उन विसंगतियों पर, उन विद्रूपों पर प्रहार किया जो आम आदमी को परेशान करते थे, तब तक व्यंग्य पठनीय भी बना और व्यंग्य लोगों के मन की चीज़ भी बना। लगातार इसको प्रश्रय मिला, चाहे परसाई हो, शरद जोशी हो, श्रीलाल शुक्ल हो, रविन्द्रनाथ त्यागी, शंकर पोताम्बेकर, नरेंद्र कोहली, बहुत सारे जो हमारे व्यंग्यकार हैं उन्होंने इस पर काम किया। और अब हम देख रहे हैं कि लगातार ये चीज़ कि सामान्य पाठक की समस्याओं से जुड़े, उनकी आवाज़ बने, उनकी जो विसंगतियों के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में आप भी साथ दें, वहाँ पर आप पीछे हट रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि अधिकांश व्यंग्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज साहित्यिक विसंगतियों पर है या उन विसंगतियों पर बात हो रही है जिनमें खतरा कम है। अब सॉफ्ट जोन में चल रहे हैं। इन सवालों पर बात होनी चाहिए और व्यंग्यकारों को इस पर सोचना भी चाहिए कि चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। वो जो पौधा परसाई से लेकर सब लोगों ने उसको पनपाया था, वो पौधा सूख ना जाए, ये सारी जिम्मेदारी हम सब की भी है। साहित्य में जब भी व्यंग्य की चर्चा होती है, हरिशंकर परसाई और शरद जोशी का नाम सबसे पहले आता है। दोनों ने व्यंग्य को हिंदी साहित्य की केंद्रीय विधा बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, लेकिन दोनों की दृष्टि, शैली और अभिव्यक्ति में फर्क था। परसाई व्यवस्था पर सीधे हमला करने वाले व्यंग्यकार थे, तो शरद जोशी वही बात कुछ अलग अंदाज में मुस्कुराते हुए कहते थे, जिसकी चोट देर तक महसूस होती थी। हिंदी व्यंग्य को लोकप्रिय, पठनीय और जन सरोकारों से जोड़ने में शरद जोशी का योगदान असाधारण माना जाता है। परसाई वैचारिक और राजनीतिक तौर पर ज्यादा मुखर थे। वे सत्ता, धर्म, पाखंड, नौकरशाही और सामाजिक रूढ़ियों पर सीधा हमला करते थे। दूसरी ओर शरद जोशी का व्यंग्य अधिक बारीक, भाषाई स्तर पर समृद्ध और स्थितिजन्य था। वे रोजमर्रा की घटनाओं, सामाजिक विसंगतियों और मध्य वर्गीय जीवन की विडंबनाओं से व्यंग्य रचते थे। जहां परसाई पाठकों को झकझोरते हैं, वहीं शरद जोशी पहले हंसाते हैं और फिर सोचने को मजबूर करते हैं। परसाई की भाषा में प्रतिरोध की तलखी है, जबकि शरद जोशी की भाषा में चुटीलेपन और विनोद का ऐसा संयम है कि तीखी से तीखी आलोचना भी सहज लगने लगती है। यही वजह है कि शरद जोशी का पाठक वर्ग साहित्यिक जगत से निकलकर आम जनता तक फैला।
21 मई 1931 को उज्जैन में जन्मे शरद जोशी ने पत्रकारिता, आकाशवाणी, रंगमंच, साहित्य और बाद में सिनेमा तथा टेलीविज़न तक अपनी पहचान बनाई। उन्हें 1990 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। उनकी शख्सियत में बौद्धिक गंभीरता और सहज हास्य का अद्भुत संतुलन था। वे मंचों पर लोकप्रिय थे, लेकिन लोकप्रियता के लिए कभी सतही हास्य का सहारा नहीं लिया। वे भाषा के ऐसे शिल्पी माने जाते थे जो सामान्य से सामान्य वाक्य में भी व्यंग्य की पूरी दुनिया खड़ी कर दे। शरद जोशी ने अपने देश में लोकतंत्र, नौकरशाही और विकास के बड़े दावों की हकीकत देखी। दूसरी तरफ आम आदमी का विरोधाभासों से भरा जीवन देखा और उन्होंने इन्हीं विरोधाभासों को अपना विषय बनाया। अखबारों के नियमित स्तंभों ने उन्हें घर घर पहुंचाया। उनका लेखन रोजमर्रा की घटनाओं से निकलता था और पाठकों को अपना अनुभव लगता था। उनके व्यंग्य में अक्सर यह सवाल छिपा होता था कि लोकतंत्र आखिर किसके लिए है, सत्ता के लिए या सामान्य आदमी के लिए। यही वजह है कि उनका लेखन राजनीतिक होने के बावजूद प्रचारवादी नहीं बनता। शरद जोशी की रचनाओं में परिक्रमा, किसी बहाने, यथासंभव, यत्र तत्र सर्वत्र, प्रतिदिन, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, दूसरी सतह आदि हैं। शरद जोशी का जीप पर सवार इल्लियाँ सत्ता और अवसरवाद के चरित्र को जिस प्रतीकात्मक ढंग से पेश करता है, वह हिंदी व्यंग्य का क्लासिक उदाहरण बन चुका है। उनके नाटकों एक था गधा उर्फ अलादाद खां और अंधों का हाथी ने भारतीय रंगमंच को नई दृष्टि दी। ये नाटक केवल हास्य नहीं, बल्कि सत्ता, चाटुकारिता और सामाजिक अंधत्व की तीखी आलोचना है। शरद जोशी ने राजनीतिक व्यंग्य को भाषण या नारेबाजी से बचाया। वे नेताओं, सरकारी घोषणाओं, योजनाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लिखते थे, लेकिन उनका तरीका अलग था और पाठकों को जज की तरह समझते थे। उनके व्यंग्य में व्यवस्था की आलोचना है, पर निराशा नहीं। वे लोकतंत्र की कमियों को उजागर करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बनाए रखते हैं। उन्होंने फिल्मों और टेलीविज़न के लिए भी लेखन किया। उनकी लेखकीय दृष्टि ने हिंदी मनोरंजन जगत को भी खासा प्रभावित किया। आज सूचना विस्फोट, सोशल मीडिया, राजनीतिक ध्रुवीकरण और उपभोक्तावाद के इस दौर में शरद जोशी का लेखन पहले से ज़्यादा प्रासंगिक दिखाई देता है। उन्होंने बताया कि व्यंग्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना का एक मजबूत हथियार है। आज जब सार्वजनिक बातचीत में भी कटुता और अलगाव दिखता है, शरद जोशी की भाषा संयम और विवेक का उदाहरण भी पेश करती है। नया क्षितिज अब खुलता मन में, नवोन्मेष जनभू जीवन में, राग द्वेष के, प्रकृति विकृति के युग युग के घावों को धोवें। जी हाँ, ये पंक्तियाँ हैं सुमित्रा नंदन पंत की। और अब हम आपको ले चलते हैं प्रकृति और सौंदर्य की ऐसी दुनिया में जहाँ आपको इसके विविध रूप मिलेंगे, देशभक्ति का एक खास अंदाज मिलेगा और साहित्य जगत में उस भाषा की अहमियत मिलेगी जिसे आज के दौर में क्लिष्ट या कठिन कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं की और उनकी देश दृष्टि की। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पंत जी की अहमियत आज के दौर में है तो क्यों है और कितनी है। वो क्यों आज भी स्कूली पाठ्यक्रमों की हिंदी पुस्तकों में साहित्य के एक अप्रतिम कवियों के तौर पर याद किए जाते हैं। क्या आप गोसाई दत्त को जानते हैं? बेशक इस नाम से आप परिचित नहीं होंगे, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत को तो आपने पढ़ा ही होगा। ये वही पंत जी हैं जिनका असली नाम गोसाई दत्त था और जिनके लेखन में आपको प्रकृति और प्रेम का सौंदर्य झलकता होगा, जिनकी कविताएं संवेदना, सौंदर्य बोध और भाषा की नई परिभाषा गढ़ती हैं, जिनकी कविताएं प्रकृति प्रेम से शुरू होकर मानवतावाद के आध्यात्मिक किस्म के समाजवाद और मानवीय चेतना के नए बोध तक पहुंचती हैं। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी में जन्मे पंत ने बचपन में ही मां को खो दिया, जिसका असर उनके व्यक्तित्व और काव्य संवेदना पर पड़ा। वह हमेशा हिमालय का सौंदर्य और प्रकृति की सुंदरता निहारा करते और मन में इस प्रकृति को ही जीवन चेतना का प्रतीक मानते, और यही उनकी रचनाओं में अक्सर झलकता भी है। बेहद सौम्य,
विनम्र और कला प्रेमी पंत जी थे तो आधुनिक विचारों के, लेकिन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से भी उनका गहरा लगाव था। सुमित्रा नंदन पंत को जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा के साथ छायावाद का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। बेशक छायावाद के लिए कहा जाता है कि उसने हिंदी कविता को द्विवेदी युग की उपदेशात्मकता से निकालकर आत्मानुभूति, सौंदर्य, प्रेम और प्रकृति की ओर मोड़ा, और इस साहित्यिक और छायावादी आंदोलन में पंत की भूमिका बेहद अहम रही। उनकी शुरुआती कविताओं ने हिंदी कविता को एक नया संगीत, नई लय और कोमल भाषा दी। आज के दौर में उनकी कविताएं बेशक भाषाई स्तर पर आसान न लगें, लेकिन उनकी रागात्मकता मधुर है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, या सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, ये पंक्तियाँ उनकी काव्य दृष्टि को दिखाती हैं, यानी प्रकृति से मानवतावाद की ओर बढ़ती उनकी साहित्यिक यात्रा को भी। उनके शुरुआती संग्रह वीणा, पल्लव, गुंजन आदि में प्रकृति का अद्भुत चित्रण मिलता है। हिमालय, बादल, फूल, पत्ते, चांदनी, झरने और ऋतुएं उनकी कविता के मुख्य पात्र होते हैं। लेकिन 1930 के दशक के बाद पंत का चिंतन बदलने लगता है। देश आज़ादी आंदोलन के दौर से गुजर रहा था और दुनिया आर्थिक सामाजिक संकटों से जूझ रही थी। इस समय पंत ने समाज की असमानताओं और शोषण की ओर ध्यान दिया। उनके संग्रह युगांत, युगवाणी और ग्राम्या में किसान, मजदूर और गरीबों की पीड़ा झलकती है। बाद के वर्षों में पंत का झुकाव आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन की ओर हुआ। चिदंबरा, लोकायतन जैसी रचनाओं में मानव चेतना, ब्रह्मांड, विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय दिखाई देता है। चिदंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अक्सर यह कहा जाता है कि पंत केवल प्रकृति और सौंदर्य के कवि थे, लेकिन उनके मध्यकालीन और उत्तरकालीन लेखन में सामाजिक असमानता, वर्ग विभाजन, गरीबी और शोषण के प्रति साफ चिंता दिखाई देती है। उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था और सामाजिक विषमता पर भी सवाल उठाए। किसानों और मजदूरों के मुश्किल हालातों को उन्होंने संवेदनशीलता से पेश किया। वे मानते थे कि कविता का मकसद केवल सौंदर्य का उत्सव नहीं, बल्कि मनुष्य की गरिमा की रक्षा भी है। आज जब प्रकृति का विनाश, पर्यावरण का संकट और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हों, प्रकृति पर संकट का बड़ा कारण माना जा रहा हो, ऐसे वक्त में पंत की प्रकृति दृष्टि नए अर्थों में प्रासंगिक हो जाती है। दूसरी ओर आज के दौर में खत्म होती मानवीय संवेदना को बचाने की कोशिश में पंत और अहम हो जाते हैं, जहां वो लिखते हैं, मानव तुम सबसे सुंदरतम। यही उनकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता है और हिंदी साहित्य में उनकी अहमियत को बढ़ा देता है। साहित्य संस्कृति की दुनिया में लगातार कोई ना कोई गतिविधि होती रहती है, और अपने सेगमेंट हलचल में हम आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ कार्यक्रमों की झलकियां। तो देखते हैं हलचल। उर्दू के मशहूर अदीब शमीम हनफी की याद में उनके जन्म दिवस पर जन संस्कृति मंच तथा हिंदुस्तान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 17 मई को याद शमीम हनफी का आयोजन सुल्तानपुर के दरियापुर में हुआ। कार्यक्रम 2 सत्रों में संपन्न हुआ। पहले सत्र में शमीम हनफी साहब की शख्सियत और उनके साहित्यिक नजरिए और सफरनामे पर वक्ताओं ने विचार रखे। इस सत्र की सदारत जनाब अब्दुल करीम एडवोकेट ने की। वहीं दूसरा सत्र मुशायरे का था, जिसकी अध्यक्षता लखनऊ से आए कवि कौशल किशोर ने की। शिमला के गेयटी थिएटर में 2 दिनों का कल्चरल कारवां आयोजित हुआ। जश्न अदब के साहित्योत्सव के दौरान हुए इस कार्यक्रम में बांसुरी वादन और शास्त्रीय नृत्य को एक खास अंदाज में पेश किया गया, जिसमें शास्त्रीय और पश्चिमी पॉप का फ्यूजन दर्शकों के लिए नया अनुभव था। अस्मिता थिएटर ग्रुप ने अपने नाटक कोर्ट मार्शल का मंचन किया। रंगकर्म का धर्म विषय पर रंगकर्मी अरविंद गौड़ से बातचीत में रंगकर्म की मौजूदा चुनौतियों पर खास बातचीत की गई।
पुस्तकालय और जन संस्कृति मंच से जाने माने कवि मंगलेश डबराल की याद में आवाज भी एक जगह नाम से एक आयोजन किया गया। 2 सत्रों में हुए इस कार्यक्रम में पहले सत्र में मंगलेश डबराल के रचना कर्म के तमाम आयामों पर अलग अलग वक्ताओं ने चर्चा की। समकालीन जनमत के संपादक रामजी राय समेत कई वक्ताओं ने मंगलेश की कविताओं में विस्थापन को अलग अलग अर्थों में समझाया, जबकि दूसरे सत्र में 20 से ज्यादा कवियों ने अपनी अपनी कविताएं पढ़ी। अभिव्यक्ति में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।